हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियाँ के चैप्टर वाइज थ्योरी और उसी चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। तो आज का पहला चैप्टर है हमारा भारत में शिक्षा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता क्या है। तो इसकी हेडिंग है हमारी, भारत शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता। भारत शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। पहला प्रकार है शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना। वैदिक काल में शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ कर दिया गया था। उसी आधार पर आज शिक्षा को विभिन्न स्तरों जैसे शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा आदि में विभाजित किया जाता है। दूसरा प्रकार है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। आज भी उसका प्रयोग दोनों अर्थों में किया जाता है। बस अंतर इतना है कि तब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल का पर्याय मानी जाती थी और अब शिक्षा ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। तीसरा प्रकार है विस्तृत पाठ्य चर्चा और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्य चर्चा अति विस्तृत थी। उसमें उस समय तक का विकसित समस्त ज्ञान एवं कौशल संगठित था। उसी आधार पर हमने आज भी भारत में विकसित समस्त ज्ञान, विज्ञान और कला, कौशल एवं तकनीकी को स्थान दिया है। बस अंतर इतना हुआ है कि तब भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता था और आज भाषा, गणित, विज्ञान एवं तकनीकी के आधार पर अधिक बल दिया जाता है। चौथा प्रकार है शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण। वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य अति व्यापक थे। उस समय शिक्षा द्वारा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता था। ये शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य हैं। आज भी ये हमारे देश की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। समय की मांग के अनुसार इसमें केवल 2 उद्देश्य जोड़े गए हैं, राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोधन का विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। इस प्रकार आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य भी मूल रूप से वैदिक कालीन शिक्षा की देन है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। उत्तर है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। पहली विशेषता है प्राचीन भारत में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। दूसरा है उस समय शिक्षा के व्यापक उद्देश्य थे। तीसरा है उस समय मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था। चौथा है उस काल में शिक्षा का विशिष्टीकरण किया जाता था। पांचवा है उस काल में उत्तम शिक्षण विधियों का विकास किया जाता था। छठवां है गुरु एवं शिष्यों का जीवन अनुशासित था। सातवां है गुरु एवं शिष्यों के मध्य मधुर संबंध पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, ज्ञान के अर्थ तथा इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ज्ञान का अर्थ तथा अवधारणा। हेडिंग है ज्ञान इस शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों या अर्थों में किया जाता है। सेफलर के अनुसार ज्ञान को 3 रीतियों में विभाजित किया गया है, जो कि पहली रीति है मनोवैज्ञानिक विश्वास समर्थित ज्ञान, दूसरा है प्राविधिक ज्ञान, तीसरा है जानकारी। ज्ञान को एक मनोवैज्ञानिक धारणा या विश्वास की अभिव्यक्ति माना जाता है। उदाहरण देखें तो जैसे कि कोई कह सकता है मैं जानता था कि आंधी आएगी और वह आई। वहीं पर दूसरे प्रकार का ज्ञान प्राविधिक है, जिसे अंग्रेजी भाषा में नो हाउ या किसी कार्य को करने की योग्यता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मैं कार चलाना जानता हूँ या फिर मुझे तैरना आता है आदि। इस प्रकार की योग्यता का होना प्राविधिक ज्ञान कहलाता है। वहीं तीसरे प्रकार का ज्ञान जानकारी कहलाता है, जैसे कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ज्ञान के प्रकार
ज्ञान को जिस भी रूप में प्राप्त किया जाता है उसे मुख्य रूप से दो तरीकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रागनुभव ज्ञान, जिस आधार पर साध्यों के सत्य होने की जांच की जाती है उसे प्रागनुभव ज्ञान तथा अनुभवाश्रित ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को अनुभव से स्वतंत्र अनुभव निरपेक्ष रूप में प्राप्त किया जा सकता है, प्रागनुभव ज्ञान कहलाता है। इसके ठीक विपरीत कोई साध्य जिसे अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है अनुभवाश्रित साध्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए 5 + 7 = 12 एक प्रागनुभव साध्य है। इसकी सत्यता के लिए किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। वहीं अगर हम दूसरी ओर ये कहा जाए कि बाहर हवा तेज चल रही है तो इसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमें बाहर जाकर यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ऐसा है अथवा नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि साध्य की सत्यता को मात्र साध्य के विश्लेषण के आधार पर सिद्ध करें तो यह प्रागनुभव साध्य होंगे। दूसरा है अनुभवाश्रित ज्ञान। अनुभवाश्रित ज्ञान अनुभव के आधार पर होता है और इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के रूप को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसका बल अपनाई गई प्रक्रिया की शुद्धता पर निर्भर होता है। ऐसे में तथ्यात्मक जानकारी सम्मिलित होती है जिसे सत्यता और असत्यता का निर्धारण मात्र अनुभव के आधार पर होता है। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अंतर। उपनयन तथा समावर्तन वैदिक कालीन शिक्षा के संस्कार थे। उपनयन संस्कार विद्यारंभ के समय होता था। समावर्तन संस्कार एक निश्चित अवधि की शिक्षा पूरी होने के उपरांत बालक गृहस्थ वापस आना चाहते थे, उसका संस्कार समारोह किया जाता था। उपनयन संस्कार तथा समावर्तन संस्कार के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। एक तरफ उपनयन संस्कार, दूसरी तरफ समावर्तन संस्कार। पहला है उपनयन संस्कार, इसे मौजी बंधन संस्कार भी कहा जाता है। दूसरा है समावर्तन संस्कार को गृहस्थ जीवन में पुनः लौटने का संस्कार कहा जाता है। दूसरा है उपनयन का शाब्दिक अर्थ छात्र को गुरु के समीप ले जाना है। समावर्तन का अर्थ है घर लौटना, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा समाप्ति के उपरांत गृहस्थ में प्रवेश करना। तीसरा है उपनयन संस्कार बालक की 8 से 12 वर्ष की आयु होने पर किया जाता था। समावर्तन संस्कार लगभग 24 वर्ष की आयु पर होता था। चौथा है उपनयन संस्कार के समय बालक कोपीन, मेखला तथा दंड धारण करता था। समावर्तन संस्कार के समय गुरु शिष्य को नए वस्त्र, आभूषण, जूता, पगड़ी, अंजन, छाता आदि से सुसज्जित करता था। पांचवा है उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था। समावर्तन संस्कार के उपरांत बालक स्नातक कहलाता था। छठवां है इस संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य से पूछता था, कश्य ब्रह्मचारी अशी बालक भवता, अर्थात आपका कहकर गुरु के प्रति समर्पित होता था। आचार्य बालक को बतोपदेश देता था। समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को मधु पर्क देते थे तथा स्नातक छात्र विद्या दान देने का व्रत लेता था। गुरु शिक्षा विद्यार्थी को समावर्तन उपदेश देते थे। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे। हेडिंग है प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। डॉक्टर आल्टेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। आज अधिकतर विद्वान डॉक्टर आल्टेकर के इस विचार से सहमत हैं, परंतु जब शिक्षा उस काल की शिक्षा के फलस्वरूप को गहराई से देखते समझते हैं तो स्पष्ट होता है उस काल में शिक्षा को ज्ञान के पर्याय के रूप में लिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उस काल में शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य ज्ञान का विकास था। तब ये सब ही उस काल की शिक्षा के उद्देश्य थे। इस सब उद्देश्यों को हम आज भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।
पहला है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, दूसरा है ज्ञान का विकास, तीसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन, चौथा है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, पांचवा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, छठवां है जीवकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। अब हम इसी अध्याय के बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसके व्यवहार से। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वभौमिककरण का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, SSA सर्वा शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरुकुलों से। नेक्स्ट, प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओम नमः सिद्धम। नेक्स्ट है प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात वेद, वेदांग एवं व्याकरण, साहित्य, छंद एवं निरुक्त, कल्प, ज्योतिष्य, गणित तथा चिकित्सा। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा ग्रहण किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश काल। नेक्स्ट है शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत तथा व्यवहार की उस शाखा को कहते हैं जिसका संबंध मुख्यतः उन रूपरेखाओं तथा सूचनाओं के प्रयोग से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखती है। यह कथन किसका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, E.E. हेडन। नेक्स्ट है ज्ञान के व्यवहार में अनुप्रयोग की प्रक्रिया ही शिक्षा तकनीकी है। यह कथन है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, E.M. बूटर। नेक्स्ट है शिक्षा तकनीक सीखने की उस परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा या प्रशिक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। यह कथन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिचमंड। नेक्स्ट है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में वैदिक शिक्षा की उपयोगिता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, शिक्षा को संकुचित एवं व्यापक अर्थ, विस्तृत पाठ्य चर्चा और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात ज्ञान का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा का विशिष्टीकरण, उत्तम शिक्षण विधियों का विकास। नेक्स्ट है सेपलर के अनुसार ज्ञान को रीतियों में विभाजित किया गया है जो, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकल्प ए व बी दोनों, अर्थात मनोवैज्ञानिक विश्वास, समर्पित ज्ञान, प्राविधिक ज्ञान तथा जानकारी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में छात्रों का शिक्षण स्थान क्या होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुकुल। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम तथा अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। B.Ed 4th सेमेस्टर के आगे के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके बहुविकल्पी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।